तुम पानी। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। फाइन बेटा फाइन। आप लोग बताइए कैसे हैं? सब कैसा चल रहा है? अक्षित त्यागी शैतान। कोविड बैच हमेशा मस्त। ऐसे मत कहो यार। हमेशा कोविड बैच मत बोलो, मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ उससे। मतलब मुझे भी ऐसा फील होना चाहिए ना कि मैं सिंसियर लोगों को पढ़ा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। वेरी गुड सोनमणि। बहुत बढ़िया। अरे नोट्स अपलोड कर दिए बेटा मैंने। नोट्स देखिए आपको मिले या नहीं? नहीं मिले? मिल गए बेटा। आप फिर से चेक करना। हाँ नोट्स मैंने भेज दिए हैं। हैंडआउट भी भेज दिया था दोबारा। हैंडआउट भी दोबारा भेज दिया था मैंने। नोट्स भी दे दिए थे। ठीक है। अच्छा ये बताओ आप लोग कि कितने परसेंट ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं? एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट कितने परसेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं आपसे? परसेंटेज वाइज थोड़ा सा अपना एनालिसिस। 99 ये तो झूठ बोल रहा है साहिल तू। 99 तो नहीं हो पाएंगे, 99%। मतलब अपने आप खुद से ट्रू रहो।
कोई भी शो ऑफ करने की किसी को जरूरत नहीं है। वैसे भी आप लोगों से मैं इम्प्रेस नहीं होने वाला। 70 80 गुड। 100% वाले भी बहुत सारे हैं। 90%, 60। अच्छा, अभी आप ये भी करना ना कि जैसे जो क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं बेटा, है ना, उनको आप अभी टिक लगा के रख लेना, है ना। उनको आप अभी टिक लगा के रख लेना। तो नेक्स्ट टाइम जब हम रिवीजन करेंगे, वापस से शीट जब लगाने का टाइम आएगा, तो केवल हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व नहीं हुए। ठीक है। हाँ, जितना मैंने पढ़ाया है ना, उससे सारे सॉल्व हो जाएंगे। एक आपको ट्रंकेटेड नहीं आता होगा, वो ट्रंकेटेड आज मैं जब डिस्कशन करूंगा ना, तो ट्रंकेटेड भी बता दूंगा। ध्रुव, थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है बेटा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड डेवलप करो अपने अंदर, है ना। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड डेवलप करो बेटा। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आफ्टर ऑल आप अगर इंजीनियर बनना चाहते हो अंशिता, तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, अगर आप इंजीनियरिंग यूनिट्स में जाओगे ना तो और डिफिकल्ट होती है। सोल्यूशन के चक्कर में मत रहा करो आप लोग, है ना। बहुत सारी जनता ये रहती है कि सर सोल्यूशन कम मिलेंगे, सोल्यूशन कम मिलेंगे। आई थिंक शायद उन्होंने बीबीएमएस अपलोड भी कर रखे हैं, बट आपको ये गलत हैबिट आ जाएगी। अगर आप सोल्यूशन देख के सॉल्व करोगे ना, तो बार बार आपका मतलब खुद से एफर्ट, आपका माइंड उतना अच्छा काम नहीं करेगा। आपको एक लत लग जाएगी सोल्यूशन देखने की। इवन अच्छा तो ये रहेगी, अगर कहीं पे सोल्यूशन है तो उसे फाड़ के फेंक दो, है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उससे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आपके पास एक नया मेथड आएगा, आप उससे अच्छा सॉल्व कर सकते हो। अब एक बार और मैं कह रहा हूँ कि मतलब नोट्स वगैरह पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। हम यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं बना रहे हैं जिसके लिए हमें टीचर मार्क्स देने वाला है, हमारे नोट्स के लिए, हमारे असाइनमेंट के लिए, है ना। हम ये जो नोट्स बना रहे हैं अपनी सुविधा के लिए बना रहे हैं कि हम कितनी आसानी से रिवाइज कर सकें। अगर आप पूरा टाइम, पूरा फोकस नोट्स बनाने में और इन चीजों में ही लगा दोगे ना, तो फिर मतलब आपका टाइम वेस्टेज ही है। अब मेरा ज्यादा से ज्यादा टाइम यूटिलाइज होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग में, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम लगना चाहिए। हाँ, अब पढ़ाऊंगा अभी तक। कार्तिक पटेल अब पढ़ाऊंगा। पढ़ाऊंगा। 2 मिनट, चाय मेरी खत्म हो जाए, इसीलिए बातें कर रहा हूँ मैं, चाय खत्म हो जाए। आज चैप्टर स्टार्ट होगा लिक्विड सॉल्यूशन। हाँ, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, होस्ट वाले पे आप लोग मैसेज करो, है ना। घोस्ट वाले पे मैसेज करो, घोस्ट वाले पे। बिल्कुल, टेस्ट तक आपका सिलेबस डेफिनेटली हो जाएगा। अबे पढ़ा कौन है तुम्हें पता नहीं है। यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन अगला टॉपिक है। चलिए अब लिखना बंद करिए। ठीक है।
लिखना बंद करिए, ध्यान लगाइए इस पे, जो पढ़ा रहा हूँ उस पे ध्यान लगाइए। लास्ट के 20 to 25 मिनट डिस्कशन के लिए हैं। 1 घंटे पढ़ाई होगी, बाकी लास्ट के 20 to 25 मिनट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लिखना बंद करिए। हाँ बिल्कुल, आपकी बात मान ली मैंने भावना। होमवर्क लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, बस अब लिखना बंद करिए। इस चैप्टर में 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, इक्वेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, हेनरीज लॉ पढ़ते हैं, ज़ीरोट्रॉप्स पढ़ते हैं। तो ये सारे चैप्टर्स जो है बेसिकली लिक्विड फेज के बारे में, लिक्विड के अंदर जो चीजें हो सकती हैं उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला चीज हमें आनी चाहिए दैट इज वेपर प्रेशर। व्हाट इज वेपर प्रेशर, पहले उसको समझते हैं। एक मेरे पास कंटेनर है, इसमें मैंने एक वोलेटाइल लिक्विड ले रखा है। व्हाट इज वोलेटाइल लिक्विड? वोलेटाइल लिक्विड क्या कर सकता है भाई? वेपर फॉर्म कर सकता है अपनी, है ना? हाँ, इवेपोरेट हो सकता है, अपनी वेपर बना सकता है। यहाँ पे मैंने एक मैनोमीटर कनेक्ट कर रखा है। मैनोमीटर क्या मेजर करता है? ब्लड प्रेशर। बताओ जरा, क्या मेजर करता है मैनोमीटर? यस, प्रेशर। हाँ, ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं? कौन सा मीटर होता है वो? वो तो अजीब सा नाम होता है, ईपी में है, स्पिगो मैनोमीटर होता है। हाँ सही है रिया, वेरी गुड बेटा। नहीं में कोविड बैच है तुम लोगों का। कह रहा है बीपी नापने की मशीन होती है वो। जब तक बनाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं इसको। चलो ठीक है, ये फिर भी रिलेटिवली बेटर है। अच्छा सुनिए, होगा क्या कि ये बेसिकली मैंने इवैक्यूएटेड कंटेनर ले रखा है, कंप्लीट वैक्यूम इसके अंदर इवैक्यूएटेड है। तो ऑब्वियसली दोनों लिम में इसकी क्या होगा कि मर्करी कॉलम की लेंथ सेम होगी। ठीक है, इवैक्यूएटेड है, कंप्लीटली इवैक्यूएटेड है। आपने इसमें एक वोलेटाइल लिक्विड ले लिया, एक्स एक्स लिक्विड लिया। अब होगा क्या बेटा, अंदर धुआंधार फाइट होती रहेगी लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, आपस में कोलिजन करते रहेंगे, है ना? तो कोलिजन के दौरान क्या होगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाए आफ्टर कोलिजन, अगर वो मॉलिक्यूल सरफेस पे आते हैं दे विल टर्न इनटू वेपर फेज। अगर हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए तो बेटा वो सरफेस को छोड़ के वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। मतलब जो लिक्विड है इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर फेज, लिक्विड विल ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर फेज। ठीक है, ग्राफिकली इस बात को डिनोट कर सकते हैं कैसे? देखिए ऐसे, वाई एक्सेस पे वेपर प्रेशर, सॉरी रेट ले रहा हूँ, एक्स एक्सेस पे टाइम ले रहा हूँ। इवेपोरेशन रेट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। ठीक है, तो चूंकि सरफेस एरिया यहाँ पे फिक्स है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बेटा फिक्स होगा। कांस्टेंट रेट से मॉलिक्यूल वेपर फेज में टर्न आउट होंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर आपने सरफेस एरिया फिक्स कर दिया तो वेपर फेज में कन्वर्ट होने वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे पर यूनिट टाइम। मतलब सपोज अगर 10 की पावर 4 मॉलिक्यूल पर सेकेंड इवेपोरेट हो रहे हैं तो वो फिक्स रहेगा। इट विल डिपेंड ऑन एरिया ऑफ सरफेस एक्सपोज।
तो अब ये क्या होगा, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इवेपोरेशन, ROE, ROE, ROE। फिर क्या होगा कि अभी देखो कि जैसे जैसे नंबर डेंसिटी मॉलिक्यूल की ओपन स्पेस में बढ़ती जाएगी, मतलब वेपर के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करते जाएंगे, तो आपको पता है कि वेपर का मॉलिक्यूल बहुत ही अलाइक होता है, आपने सब बिल्कुल। वो क्या करेगा कि साइमल्टेनियसली वॉल से कोलिजन करेगा और लिक्विड सरफेस से भी कोलाइड करेगा, और लिक्विड के सरफेस से कोलाइड किया मतलब उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया, है ना। अगर उसने लिक्विड के सरफेस से टकराया वो, तो लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, लिक्विड का सरफेस उसको अंदर खींच लेगा वापस, कहेगा आ बेटा ज्यादा मत तोड़। तो अगेन रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको रिवर्स प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। तो आप देखिए कि दो अपोजिंग प्रोसेस प्रोसीड हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन, दैट इज इवेपोरेशन। सेकेंड वन इज कंडेंसेशन। अगर ये दो चीजें आपने पढ़ा होगा, अगर ये दोनों प्रोसेस बराबर रेट से प्रोसीड होने लगे तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। और ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, फिजिकल फिजिकल इक्विलिब्रियम है, बताइए। फिजिकल इक्विलिब्रियम है, ओनली सब्सटेंस की फेस चेंज हो रही है। हाँ, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक, वेरी गुड, आज हिमाद्री फॉर्म में। इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनामिक होता है ना। तो अभी होता क्या रहेगा ना कि मॉलिक्यूल्स जो है इस टाइम पे होगा क्या, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम क्या हो रहा होगा कि जिस रेट से मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में टर्न हो रहा है, सेम रेट से वेपर का मॉलिक्यूल लिक्विड में आ रहा होगा। तो उससे क्या होगा, देखो, अगर जिस रेट से मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जा रहा है, अगर उसी रेट से वेपर से लिक्विड में आने लगे, तो इस ओपन स्पेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स हो जाएंगे गैस के। बताओ, ये जो ओपन स्पेस है बेटा, इसमें गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएंगे। इस ओपन स्पेस में क्यों फिक्स हो जाएंगे, भाई जितने मॉलिक्यूल पर सेकेंड लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, मान लो 100 मॉलिक्यूल जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, 100 मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं, और वेपर वापस कर दे रहा है 100 मॉलिक्यूल को लिक्विड फेज में, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स वेपर स्पेस में कांस्टेंट हो जाएंगे। बताइए, अगर वेपर स्पेस में मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो गए, इट मींस कि आपको एक फिक्स प्रेशर मिलेगा। प्रेशर आ किस लिए रहा है, बिकॉज ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है वो ओपन स्पेस में गैसियस मॉलिक्यूल्स के नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर नंबर फिक्स हो गए गैसियस मॉलिक्यूल के, तो ऑब्वियसली प्रेशर विल बिकम कांस्टेंट, ठीक है। यानी कहने का ये मतलब है ना कि शुरू में तो ये कॉलम इक्वल थे, ये आपस में बराबर थे, जैसे जैसे टाइम बीता ये कॉलम ऊपर की तरफ जाएगा, हमें पता चलेगा बाहर से, अच्छा अंदर प्रेशर बन रहा है, अंदर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। मॉलिक्यूल्स तो दिखने वाले नहीं आपको, आप तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी देख के बता सकते हो कि अंदर कुछ हो रहा है ना। मॉलिक्यूल्स तो दिखने वाले नहीं। तो इस कॉलम में लेंथ मरकरी के बढ़ने से हमें पता लगेगा कि ठीक है अंदर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पे इस मरकरी कॉलम की लेंथ फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उस टाइम पे हमें ये पता लग जाएगा, अच्छा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। क्लियर, बताइए मुझे। चलिए अब सुनिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन सरफेस एरिया एक्सपोज, बट रेट ऑफ कंडेंसेशन किस पे डिपेंड करेगा, सुनिए। रेट ऑफ कंडेंसेशन किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड करता है इन गैसियस मॉलिक्यूल्स के नंबर पे, ठीक है। इनिशियली नंबर्स वाज 0 क्योंकि इवैक्यूएटेड लिया था। अब जैसे जैसे टाइम लैप्स किया, इन गैसियस मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़ने लगे इस स्पेस में, ऑब्वियसली उनकी कंडेंस होने का रेट भी बढ़ेगा, उनकी इस लिक्विड सरफेस से स्ट्राइक होने का रेट भी बढ़ेगा। तो ये टाइम के साथ बढ़ता है इस तरीके से। when they both become equal,
On that time we can say that equilibrium has been established. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है, where rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. इक्विलिब्रियम पे सिस्टम की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाती है। यहाँ पे जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, that is called pressure and it is for liquid is called vapor pressure. ठीक है, तो जितना इस गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। बताइए, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने पे जितना प्रेशर वेपर के मॉलिक्यूल एक्सर्ट कर रहे हैं ओवर दिस लिक्विड सरफेस, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर? बताइए, सबको क्लियर है? गुड। डेफिनेशन लिख लो फटाफट, कॉपी लेके बैठ लोगे सब? कॉपी लेके बैठे होगे ना? डेफिनेशन लिखिए। वेपर प्रेशर इज vapor pressure is pressure exerted by vapor molecules, pressure exerted by vapor molecules over liquid surface at equilibrium at equilibrium at equilibrium। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, अगली हेडिंग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेपर प्रेशर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेपर प्रेशर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, vapor pressure depends on strength of vapor pressure depend on strength of intermolecular force strength of intermolecular force present between liquid molecules present between molecules strength of intermolecular force present between molecules। बेटा आराम आराम से बोल रहा हूँ, सुन के लिखते रहना, क्योंकि रिपीट करने को बोलोगे, मैं याद करने करके नहीं बोल रहा हूँ, तो लैंग्वेज क्या होती है, सेकेंड टाइम बोलूंगा तो कुछ और बोल दूंगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए आराम आराम से बोल रहा हूँ, आप सुनो फिर लिखो। लिखिए इसी में आगे, intermolecular force present between liquid molecules lower the strength between molecules। आगे से लिखना नेक्स्ट लाइन से, lower the strength between molecules strength between molecules
more will be escaping tendency, more will be escaping tendency, उसी के साथ में more will be escaping tendency, escape, 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 escaping नहीं, escaping tendency, more will be escaping tendency of these molecules in vapor phase higher will be the vapor pressure, higher will be the vapor pressure. Higher will be the vapor pressure. देखिए लाइन समझ में आई है जो लिखा है आपने, ये जो लाइन लिखी है वो क्लियर है सबको? क्लियर है ना? चलिए आगे देखिए, जैसे मान लो मेरे पास वाटर है, इथेनॉल है, C2H5OH एंड डाइमिथाइल ईथर है। पूछ के बताओ तीनों में कौन कौन से फोर्सेस होंगे? वाटर में कौन से फोर्स होंगे, इथेनॉल में कौन से फोर्सेस होंगे, और डाइमिथाइल ईथर में कौन से फोर्सेस होंगे? तीनों में बताओ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाँ डाइपोल, डाइपोल है, बट स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग किसमें है? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये तो स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग है ना। वाटर और इथेनॉल में जो बॉन्डिंग है वो तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। बताइए मुझे। इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग किसमें है? ये दोनों तो डाइपोल, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, इन दोनों में तो एच बॉन्डिंग है, इनके फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। सबसे स्ट्रॉन्गर किसमें है फोर्स? ये डाइपोल, डाइपोल है। वाटर के अंदर, क्योंकि इथेनॉल के अंदर तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इसका जो एच है इट इज रिप्लेस थ्रू हाइड्रोफोबिक इथाइल ग्रुप। ये हाइड्रोफोबिक है, ये पानी को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से मना करेगा। वाटर से बोलेगा कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड मत बना, है ना। इथेनॉल से बोलेगा। वाटर में स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन वाटर। तो वाटर के बीच आपस में बॉन्ड को तोड़कर वेपर में जाने की जो टेंडेंसी होगी वो लीस्ट होगी वाटर के अंदर, ठीक है। सबसे आसानी से किसका मॉलिक्यूल वेपर फेज में चला जाएगा? ईथर का। सबसे मुश्किल से किसका जाएगा? वाटर का। तो व्हाट विल बी द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा बताइए? सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? ईथर का।
एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ है, उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं लीस्ट फॉर वाटर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। बॉन्डिंग, बेटा केमिकल बॉन्डिंग में आपको भट्टी सर बहुत अच्छे से पहचानना सिखाएंगे। ठीक है, इवन आप मतलब 11 12 में थोड़ा तो पढ़ा होगा यार कि बॉन्डिंग में क्या है, कहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, कौन सा है। मतलब जस्ट आप इस तरह 11th में तो थोड़ी ना आ रहे हो, बॉन्डिंग का थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए आपको। यस आई नो इट, है ना। तो भाटी सर आपको सब सिखा देंगे, एक्सपर्ट है वो इनऑर्गेनिक के। ठीक है, बहुत अच्छे से आप हर चीज सीख जाओगे इनऑर्गेनिक के अंदर। थोड़ा पेशेंस रखो आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर increases on increasing temperature. Vapor pressure increases on increasing temperature. Increases on increasing temperature. अब ध्यान से देखना, इस पॉइंट को देखो, समझ लो पहले। जो वेपर प्रेशर है इट्स ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इक्वेशन इज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इक्वेशन का नाम है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। इक्वेशन इस तरीके से है, ln p is equal to minus of del h upon r 1 upon t plus c। ln p is equal to minus del h upon r 1 upon t plus c. The differential form you can write is d ln p upon dt is del h upon rt square. Even there is integral form also, ln p2 by p1 is del h upon r 1 by t1 minus 1 by t2। याद करना, इवन अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स आती है आपको तो मैं ड्राइव भी करा देता, उससे आती है। मतलब एक इक्वेशन आप थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, इज इक्वल टू बी डीपी माइनस एस डी। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है। डीपी को आप क्या लिख सकते हो, एनआरटी अपॉन बी। एस को लिख सकते हो डेल्टा एच अपॉन टी। वेरिएबल अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देना होता है, सिंपल इक्वेशन आ जाती है। बट चूंकि आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी है तो रहने दो, ये इक्वेशन एक ही इक्वेशन है, आपको 3 नाम से दिखेगी, सुनना। हाँ अभी याद कर लो, रटनी है ना। ये इक्वेशन आपको मतलब 3 चैप्टर में आपको रिपीट होगी। लिक्विड सॉल्यूशन में क्लॉसियस-क्लैपेरॉन नाम रहेगा, काइनेटिक्स में इसका नाम आर्हेनियस हो जाएगा, ये बदल जाएगा ln k2 बाई k1 हो जाएगा, k1 k2 रेट कांस्टेंट हो जाएंगे, E बाई r 1 बाई t1 माइनस 1 बाई t2। थर्मोडायनेमिक्स में इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा वॉल्ट ऑफ इक्वेशन। तो याद भी नहीं करोगे ना तब भी इतने बार रिपीट होगी कि आपको याद हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में ये नाम हो जाएगा इसका वॉल्ट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए अगर मैं टेम्परेचर देता हूँ ना, वेपर प्रेशर पता है, इस बात को अपन थ्योरेटिकली कैसे, ये तो इक्वेशन इक्वेशन के थ्रू तो चलो ठीक है, थ्योरेटिकली कैसे डिस्क्राइब करें, देखो ध्यान से समझना। मान लो एक लिक्विड है, ये वेपर फॉर्म कर रहा है, इक्विलिब्रियम प्रेशर को वेपर प्रेशर बोल लो। मुझे बताओ व्हाट विल बी साइन ऑफ डेल एच, प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। अगर आप लिक्विड को वेपर में बदल रहे हो तो आपको हीट देनी पड़ेगी या हीट रिलीज होगी, इसलिए एंडोथर्मिक, है ना।
हीट देना पड़ेगा। उनके लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन रहे हैं, उन फोर्स को ब्रेक करोगे तभी तो वेपर बनेगा ना। अगर आप लिक्विड मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को नहीं तोड़ोगे तो वेपर फॉर्म में कैसे जाएगा? और फोर्स को तोड़ने के लिए एनर्जी इनपुट देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, याद करो आप, एक चैप्टर था केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें प्रिंसिपल था ली चैटली प्रिंसिपल, याद आया? एनसीईआरटी में देखा होगा। बेटा अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप एंडोथर्मिक है, आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ये पढ़ा है ना? तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, रिएक्शन किधर जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो देखो गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, और गैस के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बताइए। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, देन रिएक्शन विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा कौन बन रहा है? गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर गैस मॉलिक्यूल की वजह से ही है। ठीक है, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इस ग्राफ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर ले रहा हूँ, वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस, है ना? देखिए, ग्राफ इस तरीके से जाएगा। ये वाटर का बनाया मैंने, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल राइज इस तरीके से होता है वेपर प्रेशर पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे देखो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अगर इथेनॉल का देखूं तो इथेनॉल का वेपर प्रेशर वाटर से ज्यादा होता है। अगर मैं इथेनॉल के लिए भी ड्रॉ करना चाहूँ ना बेटा तो बना सकता हूँ। ये लाइक इथेनॉल है, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किसमें होगा? ईथर के लिए। मतलब अब ये जनरल कर्व है, ठीक है। ये वाटर के लिए है, ये इथेनॉल के लिए है, और ये डाई मिथाइल ईथर के लिए। आपने अगर सपोज एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, अब देखना ध्यान से, देखो इस स्ट्रेट लाइन पे गया, यहाँ पे देखो टेम्परेचर तीनों के लिए फिक्स कर दिया। ये देखो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट टेम्परेचर बता रहा है, टेम्परेचर तीनों के लिए फिक्स कर दिया। फिक्स टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका है? डाइमिथाइल ईथर। सबसे कम किसका है? वाटर। और इंटरमीडिएट किसका है? अल्कोहल। अगर आपको वोलेटिल वेपर प्रेशर का सिग्निफिकेंस समझना है तो किसी उस अल्कोहलिक से पूछो जो अपनी बोतल खुला खुला छोड़ के भूल जाए, उसको पता होगा वेपर प्रेशर का क्या सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, हाँ, पैसा बर्बाद हो जाएगा सारा उसका, सारा जो अल्कोहल है वो तो उड़ जाएगा उसका वेपर के फॉर्म में, लाइक पेट्रोल। वेरी गुड। देखिए जो हाईएस्ट वेपर प्रेशर है दैट इज कॉल्ड ईथर,
intermediate is for alcohol, lowest is for water. Reason intermolecular force. ठीक है, इतना समझ में आया? सही बात है, इंक ऑफ मार्कर भी सही एग्जाम, इतना क्लियर है सबको? तो बेटा वेपर प्रेशर केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, मान लो किसी एक टेम्परेचर पे आपको वेपर प्रेशर दे दिया T1, किसी दूसरे टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर फाइंड करना है, क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? क्लॉसियस क्लैपेरियन लगाऊंगा, वेरी नाइस। ये इक्वेशन लगाऊंगा, डेल्टा एस दे रखा होगा वेपराइजेशन का, है ना? ये इक्वेशन यूज करके मैं P2 फाइंड कर लूंगा, P2 कैलकुलेट कर लूंगा। क्लियर है? अरे T1 अपॉन P1 नहीं लगाऊंगा आकांक्षा, T1 अपॉन गैस प्रेशर और वेपर प्रेशर में डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है? गैस लॉ नहीं लगाओगे यहाँ पे, यहाँ ये इक्वेशन लगेगी। R is universal gas constant, capital R is universal gas constant, capital R is universal gas constant, ठीक है? हाँ, जूल में लेते हो 8.314, एटमॉस्फेयर में लोगे 0.0821, बार में लोगे 0.083, आर की वैल्यू हो जाएगी। हाँ, कैलोरी में लोगे 2 हो जाएगी, 8.3 जूल में हो जाएगी। चलिए आगे चले। हाँ, 1/12 एटमॉस्फेयर में हो जाएगी। आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये सब लिखवा दूंगा, गैसियस पढ़ाऊंगा तो ये सारा कुछ लिखवा दूंगा, सारे कन्वर्जन लिखवा दूंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी वहां लिखवा दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन, vapor pressure does not depend on amount of liquid taken क्या मतलब इस बात का? अगर मैं, नहीं, डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, गैस प्रेशर डेंसिटी पे डिपेंड करती है, वेपर प्रेशर नहीं डिपेंड करता, सरफेस एरिया पे भी नहीं डिपेंड करता, इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, बट वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे नहीं डिपेंड करता। अभी इस चीज को भी मैं बताने वाला हूँ, फिर से सुन लीजिए बात, वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन। यस, वेरी गुड हिमांशु, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मैं बकेट में पानी भर लूं, उसको ढक दूं, और एक आपने मग में पानी ले लिया और ढक दिया, टेम्परेचर सेम रखा, दोनों में आने वाला वेपर प्रेशर सेम मिलेगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वेरी गुड। वेपर प्रेशर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन पर डिपेंड नहीं करती। पैकेट में लिख लेना इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ब्रैकेट में लिख लो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करती। स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज हुई तो क्या इफेक्ट होगा? स्पॉन्टेनिटी कहां से आ गई? इलॉजिकल क्वेश्चन। स्पॉन्टेनिटी कहां से आ गई? स्पॉन्टेनिटी का मतलब समझते हो? स्पॉन्टेनिटी का ये मतलब होता है कि प्रोसेस जो अपने आप हो जाए विदाउट हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ स्पॉन्टेनिटी का क्या मतलब है? नो स्पेसिफिक रीजन, अंकित। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, vapor pressure does not depend on, next point, size and shape of container. Vapor pressure does not depend on size and shape of container taken. Vapor pressure does not depend on size and shape of container taken.
ये देखो, एक मैंने स्फेरिकल कंटेनर ले लिया, एक मैंने क्यूब ले लिया, एक मैं सिलेंड्रिकल ले लिया कंटेनर, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लिया, तीनों में सेम लिक्विड रखा एट अ सेम टेम्परेचर, सेम लिक्विड सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें प्रेशर P1 है, इसमें P2 है वेपर प्रेशर, इसमें वेपर प्रेशर P3 है। क्या रिलेशन होगा भाई? P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3। हाँ, सारे क्लोज कंटेनर है। सरफेस एरिया पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता, इवेपोरेशन फिनोमेना डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, बट सिंस वेपर प्रेशर इज प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम सिस्टम, तो ये सरफेस एरिया डिपेंडेंट नहीं होती। जस्ट इवेपोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर नहीं डिपेंड करता। ठीक है, तीनों का प्रेशर आपको सेम मिलेगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट डजंट डिपेंड ऑन साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, क्लियर? बताइए मुझे, मैंने क्या लिखा? सेम लिक्विड पे लिया है, सेम लिक्विड एक्स ले रखा है, तो वेपर प्रेशर डिफरेंट कैसे होगा? सेम लिक्विड ले रखा है एक्स, देखो लिखा हुआ है एक्स लिक्विड, बताइए वेपर प्रेशर क्या है भाई? इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल ओवर लिक्विड सरफेस। वेपर मॉलिक्यूल के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ऑन लिक्विड सरफेस, दैट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। डिपेंड किस पे करता है? ओनली एट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? वेपर प्रेशर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। और वेपर प्रेशर किस पे नहीं डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। देखो, क्लॉसियस इक्वेशन ऐसी है ना कि आपको बता देती है कि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। देखो ना, ये देखो, T स्टैंड फॉर वेपर प्रेशर, R कांस्टेंट, मतलब नहीं, डेल्टा H सिग्निफिकेंस फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्स। डेल्टा H का मतलब ही इंटरमोलिकुलर फोर्स है। ठीक है, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पे, और किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा। बताइए, याद रहेगी ये बात कि वेपर प्रेशर दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स और टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट। अगला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर होता है, समझना है इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे। देखना ध्यान से, बॉइलिंग पॉइंट है क्या? मान लो आपने एक लिक्विड ले रखा है, इसको आप गर्म कर रहे हो। इस लिक्विड को आप गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो।
जब आप इस लिक्विड को गर्म करोगे तो क्या होगा, अपनी वेपर फॉर्म करेगा, है ना। आपने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की, वो हीट एनर्जी दो पार्ट में यूटिलाइज होती है। एक पार्ट हीट एनर्जी का उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में लगता है, और दूसरा पार्ट उस सप्लाइड हीट का मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में यूज होता है। ठीक है, अगर आप उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो तो वो हीट एनर्जी दो पार्ट में स्प्लिट होती है। एक पार्ट हीट का इंटरमोलिकुलर फोर्स को तोड़ने में, उसको वेपर में कन्वर्ट करने में यूज होता है, और जो दूसरा पार्ट है वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो अब जैसे जैसे मैं इसको गर्म करता रहा क्या होता जाएगा बताइए, वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे, वेपर बनती जाएगी, और वेपर के बनने से क्या होगा, इंटरनल प्रेशर जनरेट होगा। बताओ, तो मैं वाटर का एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ वाटर का। मान लो बाहर से प्रेशर, चलो पी एक्सटर्नल ले रहा हूँ, 180 मान लो, चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर लग रहा है। अब मैंने पानी को गर्म करना स्टार्ट किया, पानी को गर्म किया तो होगा क्या, मॉलिक्यूल सरफेस से निकल के वेपर फेज में जा रहे हैं, सरफेस से निकल के वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है हीट प्रोवाइड करने से। तो मान लो पहले इंटरनल प्रेशर बढ़ के हुआ 0.2 एटीएम, फिर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, 70 डिग्री सेल्सियस हुआ, 80 हुआ, प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, 0.5 हुआ, 0.7 हुआ, 0.9 हुआ। ठीक है, एक स्टेट ऐसा आएगा ना कि जहां पे जो इंटरनल वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर, इंटरनल वेपर प्रेशर है, वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। एक स्टेट आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, कि जो इंटरनल वेपर प्रेशर है इट बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इज 180। अब यहाँ पे कहानी क्या होगी, अंदर की पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा कि अब जो आप हीट प्रोवाइड करोगे सिस्टम में, अब यहाँ से फेज ट्रांसफॉर्मेशन एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, यहाँ पे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अब जो आप हीट प्रोवाइड करोगे वो मॉलिक्यूल्स के केवल फेज ट्रांसफॉर्मेशन में उस एनर्जी का यूज होगा, वो टेम्परेचर चेंज नहीं करेगी। टेम्परेचर इस पॉइंट पे जाके फिक्स हो जाएगा, जैसे यहाँ पे वाटर के केस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है इस दौरान, क्या होता है इस दौरान बेटा, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, हाँ केवल स्टेट चेंज होगा, बिल्कुल सही। लिक्विड विल कन्वर्ट टू वेपर फेज, जस्ट फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अंदर इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कन्वर्ट नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी वगैरह में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जस्ट होगा क्या कि अगर जब भी आप इसको हीट एनर्जी दे रहे हो तो वो टेम्परेचर, वो कांस्टेंट टेम्परेचर जहां पे इंटरनल वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया? क्या बॉइलिंग पॉइंट वो फिक्स टेम्परेचर है जिसपे इंटरनल प्रेशर, इंटरनल वेपर प्रेशर, मतलब इतनी वेपर बन चुकी है कि बाहर से लगने वाले एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया प्रेशर, दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर है? लिखिए जरा इसकी डेफिनेशन लिखिए। बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर, boiling point is temperature at which internal vapor pressure of system becomes equal to, internal vapor pressure of system becomes equal to external pressure, external pressure
Boiling point is that constant temperature at which internal vapor pressure of system becomes equal to external pressure नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। बेटा अगर वाटर ओपन ओपन कंटेनर में पड़ा हो तो वेपर प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेगी लिक्विड सरफेस पे? वेपर तो हवा में उड़ जाएगी। वेपर का मॉलिक्यूल हाईली डिसऑर्डर्ड होता है। कुकर के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? कुकर के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, कुकर के बाहर एक्सटर्नल प्रेशर होता है। दैट इज पी एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिड। जो लिड आप लगाते हो उसकी वजह से प्रेशर। हाँ बिल्कुल बॉयल ओपन में हो रहा है, बट उस केस में क्या होता है कि जो वेपर प्रेशर है वो जस्ट इक्वल हो जाता है, उसके सराउंडिंग में इतनी वेपर का फॉर्मेशन हो जाता है कि इट बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, तब बॉयल होता है। अगर मैं उसी लिए ढक देता हूँ तो देखो आसानी से कोई चीज बॉयल होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि इजिली वेपर प्रेशर इतनी बन गई कि प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया। हिमाद्री मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए हम ढक के अगर रखते हैं तो तुरंत एक एटीएम की वेपर बना लेता है। बट अगर आपने ओपन एटमॉस्फेयर में किसी चीज को कुक किया तो देखिए उसके सराउंडिंग में इतनी वेपर प्रेशर बननी होती है वेपर की वो एक एटीएम का प्रेशर एक्सर्ट कर सके सरफेस पे, लिक्विड के सरफेस पे। ठीक है? नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा। इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 एटीएम, ब्रैकेट में लिख लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 एटीएम, ब्रैकेट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, then it is called normal boiling point, then it is called normal boiling point of liquid if external pressure is 1 atm, then it is called normal boiling point of liquid क्लियर है? बेटा ये फिक्स केस हो गया। जहां नॉर्मल वर्ड का मतलब है, ये ध्यान रखना कि एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम, बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम है, जहां नॉर्मल वर्ड का यूज हो। अच्छा जरा एक बात बताओ, पहले वाले एग्जांपल में ही आते हैं। आपने 3 कंटेनर लिए, एक में आपने ईथर रखा, डाइमिथाइल ईथर, एक में आपने इथेनॉल लिया और एक में आपने वाटर लिया। ठीक है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। वाटर का ज्यादा होगा, बिल्कुल सही। बेटा अब होगा क्या, सुनो सुनो सुनो, ठीक है? मैक्सिमम लोगों का, इवन मुझे लगता है कोई शायद ही ऐसा हो जिसने गलत जवाब दिया हो, सबका सही है। सभी का सही है, सभी का सही आंसर। समझ लो, अभी समझ लो, समझ लो। मतलब फील ले लो इसका जो आप लोग बोलते हो ना फील वर्ड, वो देख लो। मुझे आज तक कभी पढ़ाई में फील नहीं आया।
ज्यादातर जनता बोलती है सर फील फील चाहिए फील। अरे फील पढ़ाई में कैसे आता है यार? तो मुझे तो नहीं आया। अभी सुनो, अब जैसे नॉर्मल का वर्ड का ये मतलब है ना कि बाहर से लगने वाला प्रेशर 180 है। हाँ मजबूरी है, सही बात है। मतलब मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ यार, है ना। चलो सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे क्या है ना कि ईथर को बॉयल होने के लिए इतना गर्म करना है कि एक एटीएम के अंदर वेपर बना ले जाए। ठीक है, किसी किसी को आता है, अच्छी बात है, इधर समझ लो यार, समझ लो पहले। ईथर को इतना गर्म करना है कि वो एक एटीएम के वेपर बना दे। ठीक है। इथेनॉल को गर्म करना है ताकि एक एटीएम बना दे, वाटर को गर्म करना है ताकि वो एक एटीएम बना दे। सबसे जल्दी एक एटीएम अंदर कौन प्रेशर लाएगा वेपर जल्दी से बना के? फटाफट वेपर बना के एक एटीएम कौन लाएगा? ईथर, क्योंकि इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे कमजोर है। ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट विल बी लीस्ट फॉर डाइमिथाइल ईथर, उसके बाद इथेनॉल, एंड मैक्स फॉर वाटर। वाटर के लिए मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ईथर ईथर रिपल्शन, ये कौन सा रिपल्शन है? ईथर के मॉलिक्यूल ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है। ईथर के मॉलिक्यूल ज्यादा वोलेटाइल है, उसका बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट होगा। हम्म। अभी सुनना, एक और एग्जांपल देखो। सपोज आपने ईथर ही ले लिया। दोनों में ईथर ले लिया, टेम्परेचर फिक्स है। नहीं नहीं, टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं। ईथर इसमें भी है, सेम ईथर। ईथर का नाम लिख लेते हैं, ईथर तो बहुत सारे हैं। CS3, डाई मिथाइल ईथर लिया, इसमें भी CS3O, CS3। तो दो नाम दे देते हैं इसको, एक नाम। बाहर प्रेशर 1 एटीएम है, एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 एटीएम। यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर 2 एटीएम है। बताओ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? 1 का या 2 का? आज दिमाग खुल कैसे गया आप लोगों का? बहुत सही। एक आध लेकिन अभी भी एक्सेप्शन है। बेटा 2 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अभी देखो ना, इसको उबलने के लिए अंदर एक एटीएम की वेपर लानी पड़ेगी। इतनी हीट देनी पड़ेगी कि अंदर ये एक एटीएम की वेपर लाए, है ना। और इसको इतनी हीट करनी पड़ेगी, ये तब बॉयल होगा जब अंदर 2 एटीएम की वेपर जनरेट हो। बेटा किसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा? जिसमें 2 एटीएम की वेपर लानी है, उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, तब वो बॉयल होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो ऑर्डर होगा वो 2 का ज्यादा होगा 1 से। हाँ सही बात है अंकित, सही बात है। सही बात है, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। सही बात है, वेपर प्रेशर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इतनी बात समझ में आ गई सबके?
पोस्ट पे आंसर देना है। इतनी बात क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। क्यों मजाक कर रहे हो यार? एक कह रहा है एक एटीएम ज्यादा है, 2 एटीएम, ये कौन सा डाउट है? अच्छा, अब मैं इसके बाद बताऊंगा आपको राउल्ट्स लॉ। बेटा राउल्ट्स लॉ में कुछ टर्म आते हैं कंसंट्रेशन के, है ना? ये कोई रिलेशन नहीं है, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, ये कोई इक्वेशन नहीं है आदित्य, उठ पटांग कुछ भी मत लिखो। तो सुनिए, अगला टॉपिक जो है वो राउल्ट्स लॉ है। तो उस राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए कुछ हमें कंसंट्रेशन टर्म का आइडिया होना चाहिए, लाइक मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। हाँ, विनय कुमार गुप्ता जी ने पूछा एक सवाल, एक एटीएम ज्यादा है या 2 एटीएम? अगर आप क्लास में होते तो मैं सबसे कह के आपके लिए ताली जरूर बजवाता बेटा, विनय कुमार। हाँ, 2 एटीएम ज्यादा होता है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो, एक एटीएम और एक और, 2 लाइन अगर बना दी तो ज्यादा हो गया, ठीक है। अभी सुनना, ध्यान से सुनना। तो कुछ कंसंट्रेशन टर्म का आइडिया होना चाहिए अपने को, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये पीपीएम वगैरह सबको आता है, ठीक है। मैं तो जो इवन मोल फ्रैक्शन भी बहुत सिंपल है। जैसे 2 कंपोनेंट है, 1 और 2। बाइनरी सॉल्यूशन की मोस्ट ऑफ द टाइम बात होती है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसके 2 कंपोनेंट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? पहले कंपोनेंट के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वन। इतनी जरा सी बात मैं बता के बेइज्जती नहीं करना चाहता आप लोगों की। इतने ज्ञानी लोगों को ये तुच्छ चीजें बता के ना। इसी तरीके से सेकंड का मोल फ्रैक्शन N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, है ना? मतलब आप ये लिख सकते हो, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, दैट इज मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ये लिख सकते हो, दैट इज मोल फ्रैक्शन, है ना? ठीक है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटी। ये तुच्छ टर्म है, चलो बता दिया आपको। नेक्स्ट पॉइंट इज मोलैलिटी। व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज, देखो एक तो छोटे हम से लिखते हैं बेटा, आज वो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आज ध्यान से बस देखते रहो, लिखने पे ध्यान मत दो, बस लिखते रहो। आज आपका कंफ्यूजन दूर है। व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप ग्राम में लिखते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो, ये तो किताबी भाषा हो गई, इसका मतलब क्या है? सपोज अगर मेरे पास 2 मोलर ग्लूकोज है, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? तो कैसे पढ़ूंगा? रीड एज 2 moles of glucose are present in 1 kg। मान लो एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस मतलब सॉल्वेंट इज वाटर, इन 1 kg सॉल्वेंट विच इज वाटर।
एक्वस सोल्यूशन है, सपोज एक्वस सोल्यूशन है, अगर कहीं भी एक्वस लिखा हुआ है इट मींस इट इज वाटर, सॉल्वेंट इज वाटर। अब इसको थोड़ा सा और ऑटोप्सी करते हैं इसकी। 2 मोलर ग्लूकोज को आपने लिखा 2 मोल्स ग्लूकोज के 1 केजी वाटर के अंदर, क्या मतलब है इसका बेटा? कैसे बनाया होगा आपने इसको कि 2 मोल्स ग्लूकोज है 1 केजी वाटर के अंदर? ग्लूकोज के मोल्स कितने हैं? 2। ठीक है, ग्लूकोज का वेट निकाल लोगे? अगर मोल दे रखे हो तो वेट कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180, दैट इज 360 ग्राम। कहने का मतलब है कि आपने 1 केजी वाटर के अंदर 360 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया होगा, आपका 2 मोलर का सोल्यूशन बन जाएगा। नहीं आई बात समझ में? क्यों पूछ रहे हैं? नॉन पोलर है, पोलर है, क्या करना है? मुद्दे की बात करो ना। आ गई सर, कौन आ गई? ये 2 मोलर ग्लूकोज का ये मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज को आपने 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रखा है, 1 केजी वाटर के अंदर आपने 2 मोल सोल्यूट के मिला रखे हैं, सिंपल। ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है क्योंकि वेट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। अगर वॉल्यूम के टर्म होते तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते। मान लो आपको सपोज मोल फ्रैक्शन बताना है ग्लूकोज का, बता ले जाओगे? बता ले जाऊंगा। देखो, ग्लूकोज के मोल डिवाइड बाय ग्लूकोज के मोल प्लस वाटर के मोल। देखो क्या समझ में? टोटल मोल्स निकाले, 1 केजी सॉल्वेंट था वाटर, सोल्यूट के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब ग्लूकोज के मोल प्लस वाटर के मोल, वाटर का 1 केजी वेट था। मान लो आपको परसेंटेज वेट बाय वेट बताना हो ग्लूकोज का, निकालो। वेट ऑफ ग्लूकोज इज 360 ग्राम, वेट ऑफ वाटर इज 1000 ग्राम into 100, 36%। अच्छा, कैमरे में हमें नहीं दिखता? अभी देखो, दिख रहा हूँ क्या? ppm निकालना हो और सिंपल है, पार्ट्स पर मिलियन इज वेट ऑफ सोल्यूट दैट इज 360 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1000 into 10 raised to power 6। ये ppm आ गया, ppv होता तो 10 की पावर 9 हो जाता, सिंपल। अभी सब बताऊंगा यार, थोड़ा पेशेंस रखो शाह साहब, सीखने पे ध्यान दो। मोलैलिटी जब भी लिखेंगे स्मॉल एम से लिखेंगे, यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी। अब आते हैं मोलैरिटी पे। व्हाट इज मोलैरिटी? कैपिटल एम से लिखना होगा, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? जैसे मान लो ना 2 मोलर ग्लूकोज का एक्वस सोल्यूशन है, what does mean by 2 molar aqueous solution of glucose? It means 2 moles of glucose are present in 1 liter solution. Yes, good. ये क्लियर है बेटा? ग्लूकोज के 2 मोल्स प्रेजेंट है इन 1 लीटर सोल्यूशन। क्लियर है ये? बताइए। सुनना, मान लो सपोज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज आल्सो गिवन, दैट इज 1.2 सपोज, या 1.5 ले लेते हैं। Let density of solution is given
1.5 ग्राम पर एमएल ये दे रखा है। 1.5 ग्राम पर एमएल आपको डेंसिटी दे रखी है ना। मोलैलिटी, परसेंटेज, वेट बाय वेट, ये सब निकालते हैं। कोई ट्रिक नहीं है बेटा, दिमाग का यूज करना है, कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। अगर आपके पास दिमाग है तो आप सीख जाएंगे, ट्रिक मैं यूज नहीं करता। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर एमएल ये दे रखा है। वॉल्यूम आपने कितना लिया है, 1 लीटर। वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज 1000 ml, 1 लीटर इज 1000 ml इनटू 1.5 ग्राम पर एमएल। ये मैंने वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, 1000 ml इनटू 1.5 ग्राम पर ml से ml कैंसिल, दैट इज 1500 ग्राम। ये वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। 2 मोल सोल्यूट का मतलब वेट ऑफ ग्लूकोज कितना था, 2 into 180, that is 360 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना बचा, solute plus solvent is solution, solution is 1500 gram, solute is 360 gram, then solvent will be 1500 minus 360 कितना, 1140। यस। अब कोई पूछ दे मोलैलिटी क्या होगी, तो देखो 2 मोल का सोल्यूशन था, 2 मोल थे ग्लूकोज के, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया केजी में, 1.14 केजी, दैट इज मोलैलिटी। देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो देख लो। नॉर्मलिटी अभी नहीं, रेडॉक्स में नॉर्मलिटी पढ़ाऊंगा। नॉर्मलिटी रेडॉक्स में बताई जाएगी, यहाँ पे नॉर्मलिटी की जरूरत नहीं। जहां जिसकी जो जरूरत है वहां चलेगा। इसमें बताओ ना, जो भी निकालना होगा वो निकाल दूंगा, परसेंटेज, वेट बाय वेट निकाल दूंगा, मोल फ्रैक्शन निकाल दूंगा, मोलैलिटी जो कहोगे वो निकाल दूंगा यहाँ से। बशर्ते कंसेप्ट आपके समझ में आता है तो, किसी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। वेट बाय वॉल्यूम में निकल जाएगा बेटा, ये देखो ना, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, वेट ऑफ ग्लूकोज कितना है, 360 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेकन इज 1 लीटर into 100, that is 36%। मास परसेंटेज में निकल जाएगा, weight of solute is 360, weight of solution is 1500 ग्राम, 200, ये वेट परसेंटेज आ गई। मोल फ्रैक्शन में निकल जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज 2, 2 मोल ग्लूकोज के हैं प्लस वाटर के मोल, वाटर के मोल कितने हो गए, वाटर का वेट कितना है, 1140 ग्राम। ये देखो ये मोल फ्रैक्शन भी आ गया। कौन सा फॉर्मूला याद करने को बोला, कोई नहीं, दिमाग का यूज करो, सब निकल आएगा। इतना क्लियर है ये सबको। चलिए अब होमवर्क निकाल लीजिए, थोड़ा सा होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क निकाल लो बेटा, होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास शीट की सॉफ्ट कॉपी है क्या, नहीं आगे आज नहीं पढ़ाऊंगा, अब डिस्कस करूंगा, अगली क्लास में आगे पढ़ाऊंगा। होमवर्क ये है, अगली क्लास, अच्छा ये, अच्छा होमवर्क इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आप, आपका डिस्कशन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं, योर विश। होमवर्क में जो पहले होमवर्क दिया, कंप्लीट शीट है, कंप्लीट शीट, होमवर्क में कंप्लीट शीट है, सॉलिड की पूरी शीट है, टेस्ट में लिक्विड सॉल्यूशन का कर है। अगर किसी के पास सॉफ्ट कॉपी है सॉलिड की तो मुझे भेज देना बेटा, सॉफ्ट कॉपी भेज दो मुझे सॉलिड की। चलिए मुझे बताइए, S1 में कौन कौन से सवाल पूछने हैं आपको, हाँ अभी भेज दो। वेट बाय वेट में वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं बेटा,
डिनोमिनेटर में वेट ऑफ सोल्यूशन लेते हैं। S1 बताइए कौन कौन से, 19, और कोई सवाल, 22, 19 22 हॉरर मूवी होगी, और बताइए, किसी ने तो भेजा, एक मिनट, 19 22 हो गया, 23, और कोई सवाल, 11, और कोई सवाल, 21 भी, वाह, और कोई सवाल S1 में? मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, फिर आपको ये सॉल्यूशन पे पूछना पड़ेगा, अभी जो पूछना है वो पूछ लो। 16 लिख लिया, बेटा मिल गई। चलिए S1 निकाल लीजिए। नौ 12 13, अभी सब लिख रहे थे 90% हो गए, 100% हो गए, अभी सारे पूछ लिए, वेरी गुड। S1 देख लो भाई, एक मिनट, हाँ शीट मिल गई मुझे, 15 रह गया अभी, ओके। 9 10 11, मतलब लाइन से पूछे यार, गजब, क्या जनता है सबका। कोई भी पूछेगा इनसे रिलेटिव, क्या कर रहे हो बेटा, IIT की तैयारी कर रहे हो। हाउ मेनी नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डज पोटेशियम हैव इन BCC lattice? नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर इज सेकंड नियरेस्ट नेबर, दैट इज 6 इन BCC lattice। घटिया सवाल, जिसने भी पूछा है अपने आप को जोर से एक थप्पड़ लगाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, इसमें पूछा है, BCC में पूछा है ना, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर इज x, दैट इज 8, सेकंड नियरेस्ट नेबर इज 6 एट अ डिस्टेंस ऑफ a, थर्ड नियरेस्ट नेबर आर 12 एट अ डिस्टेंस ऑफ √2a। xz अपॉन y की वैल्यू पूछिए, x is 8, y is 6, z is 12, आंसर शुड बी 4। क्या घटिया सवाल, ये सब क्लास में कराया हुआ बेटा। अब सोचो ना, IIT कहाँ है, मतलब IIT ऐसी चीज पूछता है ना कि जो आपने देखी भी बहुत कम होगी, और आप देखी हुई चीज को नहीं अप्लाई कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाँ ये थोड़ा सा ढंग का सवाल है, तब भी बेटा नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादातर क्वेश्चन क्लास के हैं, तब भी नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए FCC यूनिट सेल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, एक जस्ट फेस शो कर रहा हूँ आपको FCC यूनिट सेल का, ध्यान से देखिए। आपको पता है एटम कॉर्नर्स पे हैं और फेस सेंटर पे हैं। अब ये कह रहा है ना कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कॉर्नर इज नॉट कवर्ड बाय एटम, थ्रू एटम्स, देखना ध्यान से। सपोज ये डिस्टेंस a है, कितना कवर कर रखा है एटम्स ने, 2r, एटम्स ने 2r कवर कर रखा है, आउट ऑफ a, खाली कितना है, a माइनस 2r आउट ऑफ a, ठीक है, और √2 इज 4r, देन 2r इज a बाई √2, a बाई √2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, फ्रैक्शन पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में ये बोला है कि दो सक्सेसिव टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच के डिस्टेंस x है, तो दो टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस a बाई 2 होती है, दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच के डिस्टेंस a बाई √2 होती है। अब ये वैल्यू रख के सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, x और y की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। वही मैं सोच रहा था 14 क्यों नहीं पूछा, बेटा 14 में r प्लस अपॉन r माइनस निकालना है, फिर रेंज चेक कर लो, आपको एक टेबल बनवाई थी, r प्लस अपॉन r माइनस निकाल लो, देख लो किस रेंज में लाई कर रहा है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी क्रिस्टल की। 15 में अगेन r प्लस अपॉन r माइनस निकाल लीजिए, देखो किस रेंज में आ रहा है। अगर मैं ये बात किसी 8th क्लास की बच्ची को बताया था ना, वो भी कर लेता है ये चीज।
तो आप मुझसे पूछ रहे हो 16वां स्पिनल स्ट्रक्चर ZnAl2O4 क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, पता ही नहीं चला होगा। देखो आपको क्लास में कराया है कि नहीं ZnAl2O4 वाला? नाइनटीन, 19, 21, 22, 23, 19 देखिए। चलो 19 पे आ जाओ। 19 में क्या है कि lead sulfide have NaCl crystal, shortest distance between Pb2 plus ion and sulfide है। अब पता है shortest distance between NaCl crystal में R plus R minus होता है। ये 300 दे रखा है बेटा, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई कितना, 600 पिकोमीटर। ए की वैल्यू आ गई तो ए क्यूब पूछा है इन्होंने, वॉल्यूम पूछा है। क्लियर है? हाँ बेटा, तब भी बहुत सारे नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वॉइड्स वाले क्वेश्चन देख लो, वो थोड़ा ठीक ठाक है। वॉइड वाले NaCl की डोपिंग की 10 की पावर -3 मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2। इसका क्या मतलब है मोल परसेंटेज ऑफ SrCl2? NaCl is doped with 10 is power -3 mole percentage of SrCl2. What is mean by this statement? It means कि अगर आपके पास 100 मोल NaCl है तो आपने उसके अंदर 10 की पावर -3 मोल Sr+2 डोप किया, SrCl2 मिलाया। ये मतलब इस लाइन का, बताइए। What is the cationic vacancy per mole of NaCl? तो एक मोल NaCl में कितने SrCl2 होंगे? 10 की पावर -5 मोल हो जाएगा। अब 10 एक SrCl2 आता है तो एक कैटायनिक वैकेंसी बनती है। 10 की पावर -5 मोल आया Sr+2, तो 10 की पावर -5 कैटायनिक वैकेंसी बनेगी। इसको नंबर्स में चेंज करना है मोल को, तो मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ये नंबर्स हो गए कैटायनिक वैकेंसी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बेटा, रियल स्ट्रक्चर इज FeS था, ये आइडियल स्ट्रक्चर था। अभी इसमें नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, इसको मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। अभी ये फॉर्मूला हो गया Fe7S8। पहले हर आयरन के साथ एक सल्फर था, कोई जेंडर वो नहीं था, गैप नहीं था, है ना। अभी देखो 7 आयरन है, 8 सल्फर है, फाइट हुई यहाँ। 7 आयरन है अपने पास और 8 सल्फर है। 8 सल्फर के लिए कितने आयरन होने चाहिए? 8 होने चाहिए, है ना। 8 आयरन होने चाहिए, बट एक कम है, वॉइड के अंदर से एक भाग गया कहीं। कितनी जगह में से? 8 में से। परसेंटेज क्या हुआ? इनटू 100, दैट इज परसेंटेज ऑफ वैकेंसी। ठीक है, आइडियल क्रिस्टल के रेफरेंस में बोला है आइडियल वन इज FeS। सवाल में आइडियल के रेफरेंस में बोला है आइडियल वन इज FeS। 8 पोजीशंस होनी चाहिए आयरन की, बट 7 पोजीशन से एक पोजीशन वैकेंट है आउट ऑफ 8 पोजीशन। सिंपल 1/8 इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बोलना है ये बताओ कि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज होती है क्या? नहीं होती। तो जस्ट आपको सिंपल डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना है अपॉन Na इंटू ए क्यूब। अगर ये शॉर्ट की होता तो इस फॉर्मूले से डेंसिटी निकाल के 10% कम कर देते, मतलब उसका 0.9 ले लेते। बट चूंकि फ्रैंकल डिफेक्ट है तो इवन आफ्टर डिफेक्ट देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। बेटा जेड की वैल्यू 4 लेंगे जेडएनएस के लिए, पोलर मास दे रखा है, Na रख लेंगे। ए कैसे निकालोगे? देखो जेडएनएस है ना, तो R प्लस R माइनस इज √3a/4, ऑलवेज ट्रू। यहां से ए निकाल लो, ए निकाल के इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके डेंसिटी निकाल लो, हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 1 में जो डाउट है वो भी पूछ लीजिए फटाफट।
यस, मैंने नोट्स अपलोड कर दिए बेटा। O1 के डाउट पूछ लो। 2 and 24 और कोई डाउट? 17 और 22 और कोई डाउट? 23। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। सेकेंड क्यों पूछ रहे हो दोस्त? सारा अनसिमेट्रिकल लैटिस है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ट्राइक्लिनिक सिस्टम, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बड़ा होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बड़ा होता है, बिगर होता है। 22, 23, 24, 31 और 32 भी पूछना है। 21, सॉरी 22, 23, 20, 22 देखो, सब में सेम होगी। डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज ऑलवेज 2r। आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब देखो, चाहे सिंपल क्यूबिक ले लो, चाहे बीसीसी ले लो, चाहे एफसीसी ले लो, दो एटम के बीच का सेपरेशन ऑलवेज 2r है। आर तो सबके लिए, अगर एक मेटल डिफरेंट लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है तो उसकी रेडियस तो सेम रहेगी ना, तो तीनों में सेम मिलेगी। 23 और 24 सेम है। एक बता दे रहा हूँ, 1 ग्राम NaCl है, मोल्स निकाल लो। 58.5 18 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, मोल्स निकालिए। कितने NaCl होंगे इनटू Na, इतने NaCl हो जाएंगे। मोल्स निकाला, मल्टीप्लाई थ्रू एवोगैड्रो कांस्टेंट, इतने NaCl हो गए। एक यूनिट सेल में 4 NaCl होते हैं। नंबर ऑफ यूनिट सेल पूछा है, होल डिवाइड बाय 4, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हो गए। 31, 32 देख लीजिए। Cl टाइप लैटिस है। डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन इन लैटिस। CSCl में अपोजिटली चार्ज आयन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है भाई? R प्लस प्लस R माइनस बराबर √3a/2, ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस होता है। तो R प्लस R माइनस रख देना, आंसर आ जाएगा। 32 में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सोडियम आयन, सोडियम आयन ऑक्टेट्रल वॉइड में होता है। पहले तो R प्लस प्लस R माइनस लगा के A निकाल लो। शॉर्टेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस है, सोडियम प्लस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होता है, A/√2। ए आ जाए उसको √2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, जेई मेंस से कोई सवाल पूछने हैं तो पूछ लीजिए। जेई मेंस में आपको, जेई मेंस में कोई सवाल पूछने हैं पूछ लीजिए। 24 और कोई सवाल? 23 और कोई सवाल? 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, वॉइड स्पेस इन सीसीपी मोड ऑफ पैकिंग इज 26%। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सीसीपी मतलब एफसीसी, 10 भी पूछना है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी पैकिंग इज 12, सही है। एचसीपी पैकिंग में वर्ड स्पेस 32%, ये रॉन्ग है, क्योंकि एससीपी पैकिंग में वर्ड स्पेस 26% होता है, 74% इफिशियंसी होती है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। 10वां क्लास में ऐसा एग्जाम्पल करा रखा है, आपने ध्यान नहीं दिया क्लास में। M.980 है, इसमें जो मेटल है वो +2 और +3 दोनों वाला है। लेड +3 वाला X है, +2 वाला कितना होगा? 0.98 माइनस X। एक ऑक्सीजन है। चार्ज बैलेंस कर लो, चार्ज कितना हुआ? 3x + 2.98 माइनस x +1 -2 शुड बी 0। x की वैल्यू निकाल लेना, डिवाइड करके टोटल मेटल M इंटू 100, ये परसेंटेज आ जाएगा। 23, 24 देखिए।
ये अच्छा सवाल है। 23वां 24वां ठीक ठाक सवाल। 23वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। बीसीसी स्ट्रक्चर है, ए इज इक्वल टू 300 पिकोमीटर, यानी Z2 हो गया, वैल्यू ऑफ ए इज 300 पिकोमीटर, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। डेंसिटी इज गिवन 6.17। हो चुका है ये। अबे दोबारा कहीं पूछ रहे हो फिर? बता दिया था बेटा। एक बार फिर से लास्ट क्लास वाले नोट्स देख लेना, अगर बता दिया है तो। चलो एक बार हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे इस फॉर्मूले में कोई कह रहा है नहीं हुआ है। चलिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे 200 ग्राम H2 में। चलो कोई बात नहीं, अगर हो गया तब भी देख लो। E बराबर Z इंटू एम अपॉन Na इंटू AQ। देखो M पता है, M पता है क्या? नहीं पता, M नहीं पता बेटा। एक काम करो, M अपॉन Na निकाल लो यहाँ से, या नहीं सॉरी, Na अपॉन M निकाल, बाकी सब पता है। Na अपॉन M क्या होगा? Z अपॉन D इंटू AQ। ये निकाल लिया, ठीक है। Na अपॉन M निकाल लिया। अब आपसे पूछा है 200 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मोल्स निकाल लो। मोल्स कितने हुए? 200 बटे मोलर मास। मॉलिक्यूल्स कितने हुए? इनटू Na। ये तो मोल्स हो गए, इनटू Na। बेटा Na अपॉन M तो यहाँ निकाला है ना, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। M1 डैश है, M2 डैश है, ये जस्ट स्पिनल स्ट्रक्चर है जो आपको बता रखा है। ऑक्साइड सीसीपी में है, तो ऑक्साइड कितने हो गए? 4। M1 डैश 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, उसका 50% मतलब 2, 2 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। M2 डैश किसमें है? 12.5% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं, उसका 12.5 निकाल लेना, 1 आ जाएगा। यानी M2 डैश 1 है, M1 डैश 2 है, ऑक्साइड 4 है। तो 4 ऑक्साइड पे नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? -8। इसका मतलब M1 डैश और M2 डैश पे मिला के चार्ज कितना होना चाहिए? +8। कितना चार्ज होना चाहिए? और M2 डैश 1 है, M1 डैश 2 है ना? हाँ, M2 डैश 1 है, M1 डैश 2 है, और ये भी तो इसको आपको कॉम्बिनेशन ऐसा रखना है कि मिला के 8 हो जाए। इसको प्लस, ये जो M1 डैश है वो +3 में होगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। और जो M2 डैश है वो +2 में होगा। देखो 3 इंटू 2, 2 है चूंकि, इसलिए 3 इंटू 2, और ये 1 है, इसलिए इस पे 2 यूनिट चार्ज हुआ, चार्ज 8 यूनिट। तो M1 डैश +3 होगा, M2 डैश +2 होगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? यार ये तो कौन सा है? आंसर आंसर ही नहीं मैच किया इसका तो। ऑक्सीडेशन नंबर 3O2 होना चाहिए ना, 3O2 किसी में ऑप्शन ही नहीं है, तो करेक्शन है। करेक्शन है बेटा, ये तो +3 और +2 है, ऑप्शन ही नहीं है। कैसे हो सकता है +2 हाँ 2 4 हो सकता है बेटा। हाँ हाँ हाँ, 2 4 तो हो सकता है, सही बात है। 2 4 हो सकता है, क्योंकि टोटल यूनिट चार्ज 8 यूनिट चाहिए। 2 और 4 तो हो सकता है कि 2 वाले 2 हो जाए और एक 4 वाला हो जाए। बिल्कुल सही, हो सकता है, फर्स्ट सही हो जाएगा। आंसर क्या है इसका? फर्स्ट है क्या? हाँ हो सकता है, 8 यूनिट चार्ज हो सकता है, सही बात है। ठीक है बेटा, पैकअप है ना। अगली क्लास में पूरी शीट आप कर सकते हैं, जो भी डाउट होंगे वो पूछ लीजिएगा। चलिए मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ।